नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। जम्मू कश्मीर में कोविड को लेकर जो सिचुएशन इस समय बनी हुई है, खास तौर पर अगर हम जम्मू की बात करें तो वो किसी से छिपी हुई नहीं है। हर रोज इवनिंग अपडेट में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं कि जम्मू कश्मीर में कितने पॉजिटिव केसेस आए हैं, कितने लोगों की जान गई है। लेकिन सबसे बड़ा जो कंसर्न इस समय बना है कि देश भर के अंदर इस समय हम अगर देखेंगे तो एक डिप हुआ है कोविड-19 पॉजिटिव केसेस में और मौतों के आंकड़ों को भी लेकर। लेकिन जम्मू में खास तौर पर अगर हम पिछले कुछ दिनों का आंकड़ा देख रही है, और क्यों आखिरकार जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन मौतों पर रोक लगाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जम्मू लद्दाख में। मैम, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कुछ वजह आप देख रहे हैं, कहाँ कुछ कमी नजर आ रही है? क्योंकि देश भर में हम आंकड़ा देख रहे हैं, उसमें गिरावट आई है, लेकिन जम्मू में मौतों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। क्या कुछ वजहें आप देख रही हैं इसकी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आंकड़े कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। आज की डेट में 899 बेड ये जम्मू मेडिकल कॉलेज, जो जम्मू रीजन का इकलौता टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, और 100 कुछ 30 बेड थे इसके पास कोई 6 महीने पहले। ऑक्सीजन पाइपलाइन बढ़ाते हुए, इंटेंसिव केयर सर्विसेज बढ़ाते हुए इसने अपनी तैयारियां रखी थी। एक महीना पहले कुछ ऐसी चेंज आई जिसमें हमने देखा एक दिन कि सडनली हमारा नंबर ऑफ़ एडमिशन्स डबल हो गया पहले दिन से। और जो मरीज़ आए, हमारे डॉक्टरों ने देखा, वो जो रूटीन में मरीज़ आया करते थे कोविड के, उनसे बहुत ज़्यादा सिक, यानी आज की डेट में अगर 795 मरीज़ हमारे पास दाखिल हैं तो सबको ही इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है। डिज़ीज़ प्रोसेस में कुछ चेंज पाई है हमने। इसकी दो वजहें हो सकती हैं। एक वजह हम ये सोच रहे थे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ये लाइटली ले रहे हैं और ट्रांसमिशन बढ़ रहा है, लेकिन ट्रांसमिशन एकदम इतना मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ गया। और डिज़ीज़ प्रोसेस में भी हमने इतना प्रेजेंटेशन पे ही देखा कि मरीज़ जो पहले आते थे और अब जो आने वाले मरीज़ हैं वो एकदम इतने ज़्यादा बीमार हैं। तो इसकी ये सारी जो समझ है, ऑलमोस्ट कोई 4 दिन पहले जब नेशनल सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल, जिसमें हम लगातार जनवरी के महीने से अपने सैंपल्स भेज रहे थे कि वायरस म्यूटेशन प्रोन है, तो देखें ज़रा कोई म्यूटेशंस हमारे रीजन में कैसी हैं, कौन सा वायरस सर्कुलेट कर रहा है। तो एक बड़ा सा कम्युनिकेशन हमें वहाँ से आया जिसने हमारी आंखें खोल दी कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न ये बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर वायरस है जो B.1.6172 पर्टिकुलर स्ट्रेन, जिसमें अमेरिकन एक म्यूटेशन और एक यूनाइटेड किंगडम की म्यूटेशन, 2 म्यूटेंट्स वाला एक अलग स्ट्रेन यहाँ हमारे जम्मू में पाया जा रहा है। वजह शायद हम पंजाब के साथ हैं। ज़्यादातर ट्रैवलर्स हमारे जो भी आंकड़े बताते हैं कि जम्मू में ही आ रहे हैं, कश्मीर में इस टाइम ट्रैवलर्स कम हैं बिल्कुल। और कुछ ऐसा हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने हमें बता दिया कि ये 22 टाइम्स मोर ट्रांसमिसिबल स्ट्रेन है। और शायद ये जो मौतें हो रही हैं और एकदम इतने लोग हमारे मरीज़ हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो 14 महीने से जुड़े हुए अथक प्रयास में लगे हुए थे, उनके लिए भी ये काफ़ी दुखदाई है। किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए इससे ज़्यादा दुखदाई नहीं हो सकता कि पर डे उसकी इतनी डेथ्स जैसे आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी यूटी ऑफ JNK में जैसे कश्मीर में 4 प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी जगह हमारा एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। तो आंकड़े मार्जिनली ज़्यादा हैं हमारे, और हेल्थ केयर डिलीवरी में कोई फ़र्क नहीं हमने पाया। एज़ पर नेशनल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हमारा ट्रीटमेंट हमारे डॉक्टर्स दे रहे हैं। डिस्पाइट दैट डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं। और ज़्यादा क्या कहना, हमारे खुद कितने डॉक्टर्स की डेथ हुई हैं। अगर ट्रीटमेंट में कोताही एक वजह होती तो पहले डॉक्टर्स को, तो डॉक्टर या डॉक्टर खुद भी डॉक्टर होता है, और आज तो हम सब समझ चुके हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट टाइम पे भी शुरू किया, डिस्पाइट दैट हमने कुछ डॉक्टर्स भी खोए और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी खोए। तो ये वायरस को अंडर एस्टिमेट करने का टाइम नहीं है। वायरल म्यूटेशंस होती हैं बॉडी के अंदर, जितने मरीज़ इन्फेक्ट होते हैं उतने ही चांसेस वायरस को म्यूटेशन बनाने के मिल जाते हैं जब वो रेप्लिकेट कर रहा होता है या मल्टीप्लाई कर रहा होता है बॉडी में। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इंटेंसिफाई करने की सख्त ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन ना हो,
कोरोना कर्फ्यू ना हो, उसके बावजूद भी जब ये खोल भी दिया जाए, हमेशा के लिए हमारी जनता को एक अनुशासित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से जीना आना चाहिए। मास्क मैंडेटरी है, कभी नहीं खोलना। खाने पीने के टाइम भी जब मास्क खोला जाए, किसी ओपन जगह पे बैठ के खाना खाया जाए और 2 लोग कभी इकट्ठे बैठ के खाना ना खाएं, यानी खाना और जलपान भी 2 लोग इकट्ठे ना करें। हैंड सैनिटाइजेशन, बार बार साबुन पानी से हाथ धोना या हैंड अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र से। और गैदरिंग्स की 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे बैठें, हंसे खेलें, ऐसी कोई स्कोप ही नहीं है। इंटेंसिफाइड ये मुझे लगता है प्रैक्टिसेस अगर जनता अपने पे ऐसी रोकें लगाएगी, तभी इन्फेक्शन जिस मरीज़ में है वहीं ख़त्म हो जाएगा। ट्रांसमिशन चेन हमेशा के लिए रुक जानी चाहिए। हर मरीज़ की व्यक्तिगत, हर शहरी की जिम्मेवारी है कि वो अपने से इन्फेक्शन दूसरों तक ना जाने दे। पहले तो वो अपने आप को इन्फेक्शन होने मत दे, वो सारे प्रिकॉशन ले, हो जाए तो अपने से आगे ना बढ़ने दे, ट्रांसमिशन चेन रोके। और हाँ, अगर बदकिस्मती से हो गया है तो टाइम पे हॉस्पिटल में आए, ताकि डिजीज़ ऐसे स्टेज तक ना पहुंच चुकी हो कि अब वो इरिवर्सिबल हो चुकी है। तो टाइम पे आने से बहुत फ़र्क पड़ता है, डेथ्स कम होंगी। हमारे जम्मू के लोग शायद अपनी स्वास्थ्य को लेके मुझे लगता है कि उतना सीरियसली नहीं, ज़्यादा ही तकलीफ़ में हों तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनको ये थोड़ी अपनी आदत भी बदलनी होगी। मैम, आपने कहा कि टाइमली हॉस्पिटल पहुंचे, ये एक बहुत बड़ा प्रिकॉशन होना चाहिए सभी लोगों की तरफ से। लेकिन जो डेली का एक डाटा सरकार की तरफ से रिलीज किया जाता है कि किस हॉस्पिटल में कितने बेड्स आइसोलेशन के और कितने आईसीयू के खाली पड़े हुए हैं, जो डाटा हमारे पास मिल रहा है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो ना के बराबर बेड्स इसमें आईसीयू के अवेलेबल हैं और आइसोलेशन के भी गिने चुने बेड हैं। अगर सभी लोग हॉस्पिटल की तरफ रुख करेंगे तो यहाँ पर तो सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। ये आपका कहना मैं ठीक नहीं मानती। किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप पता करेंगे, एक डेटा आप खुद भी इकट्ठा कर सकते हैं कि बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन में आईसीयू बेड्स की जितनी संख्या हो सकती है, उससे ज़्यादा हमारे पास आईसीयू बेड्स हैं, इंटेंसिव केयर की सुविधा है। लेकिन अगर मेरे को लगता है कि ये महामारी है, एक पेंडेमिक है, 1000 लोग बीमार हो रहे हैं, और अगर हम व्यवस्थित ना रहें, अनुशासित ना रहें, तो 10,000 लोग इकट्ठे, तो कोई अगर 1000 भी बेड्स इंटेंसिव केयर होंगे तो भी कम पड़ने लगेंगे। तो महामारी एक ऐसे जरासीम या एजेंट से होती है, इन्फेक्शियस एजेंट से, बड़ी तेज़ वाइल्ड फायर की तरह फैलता है और एकदम ज़्यादा लोग बीमार होने लगते हैं या डेथ्स भी होने लगती हैं। तो जो अपनी तरफ से सबकी सामाजिक जिम्मेवारियाँ, व्यक्तिगत जिम्मेवारियाँ, और बीमारी के बारे में हम समझ चुके हैं कि ट्रांसमिशन कैसे होता है, अगर हम इसको जल्दी, ये अवेयरनेस काफ़ी पहुंचाई जा रही है, हो भी चुकी है पिछले 14 महीने में, अगर नहीं कर पाएंगे तो कोई भी फैसिलिटी जितनी भी बढ़ाई जा सके किसी भी महामारी का मुकाबला नहीं कर सकती। मैम, शिकायतें ये भी आ रही है कि वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है और जीएमसी में हालांकि वेंटिलेटर्स हैं लेकिन स्टोर रूम में पड़े हुए हैं। पीएम केयर से जो वेंटिलेटर्स यहाँ पर आए हैं वो अभी तक इंस्टॉल नहीं हो पाए हैं, डिफेक्ट हो रखे हैं। वेंटिलेटर्स की भारी कमी जो है वो देखी जा रही है। ये भ्रम भ्रांतियाँ हैं। ये मुझे लगता है कि जितनी भी कोई जिनको फैलाने का शौक़ है वो फैलाते चले जाएंगे, और उससे क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन पे लोगों का विश्वास कम होता है। जितने विश्वास से कोई इलाज कराने डॉक्टर के पास जाता है या किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाता है, उतनी ही जल्दी उस विश्वास की वजह से उसकी हीलिंग भी होती है, अच्छी पॉजिटिव आउटकम भी होती है। वेंटिलेटर्स हमारे सारे फुल्ली फंक्शनल हैं 104 आज की डेट में, जिसमें 84 वेंटिलेटर्स जीएमसी में हैं, 6 वेंटिलेटर सुपर स्पेशलिटी में हैं और 14 वेंटिलेटर सीडी हॉस्पिटल में हैं। ये वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं हम, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उससे 100% हो जाएगा कि अगर महामारी 100 फोल्ड्स बढ़ा दी जाए तो फिर भी ये वेंटिलेटर्स पूरे पड़ेंगे। यानी इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, हमारी पूरी यूटी गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ JNK जो हमारे को पूरा फैसिलिटेट कर रही है। इतनी फास्ट प्रोग्रेस, इतना ऑगमेंटेशन हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है कि आज हम 899 बेड्स लेके तैयारी करके बैठे हैं। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स बोलते हैं इनको, हर मरीज़ को ऑक्सीजन दे पा रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है। और दूसरी बात, एक गलत धारणा है कि वेंटिलेटर पे जो भी बदकिस्मत उस तरफ जा रहा होता है उसमें काफ़ी लंग डैमेज हो चुका होता है। वेंटिलेटर टेम्परेरी सांसें तो देता है, डिजीज़ प्रोग्रेस को नहीं रोकता।
वो मैकेनिकल असिस्टेड वेंटिलेशन। तो डिजीज़ प्रोग्रेस को रोकने के लिए टाइम पे हॉस्पिटल आना, ताकि कम से कम वेंटिलेटर्स की ज़रूरत ही पड़े। मैम, जो पीएम केयर से वेंटिलेटर्स आए थे उनके फंड से, उसकी क्या पोजीशन है अभी? कितने वेंटिलेटर्स हमारे पास आए थे और कितने उसमें से फंक्शनल? सारे वेंटिलेटर्स हमारे दे हैव बीन पुट टू यूज़, और हमने ओवर एंड अबव दैट पेरीफ्री के 29 वेंटिलेटर और भी मंगवाए हैं, और आज हमारी उनमें से 11 वेंटिलेटर इंस्टॉल हो गए, और शॉर्टली हम 10 और करने वाले हैं। हर दिन वेंटिलेटर्स आगे पीछे से भी मंगवा के हम इंस्टॉल करते जा रहे हैं और अपनी कैपेसिटी बिल्ड करते जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पर देखी थी, स्टोर रूम में बहुत सारे वेंटिलेटर्स पड़े हुए हैं। वो कौन से वेंटिलेटर से और कहाँ से उनको मंगाया गया? जब बाहर से मंगवा रहे हैं पेरीफ्री से वेंटिलेटर, तो कहीं स्टोर तो करेंगे इंस्टॉलेशन से पहले, और मीडिया को पॉजिटिव रोल करना चाहिए, फॉल्ट फाइंडिंग में नहीं लगे रहना चाहिए, उनको फैक्ट्स ढूंढ के फिर ही कुछ रिपोर्ट करनी चाहिए। ऐसा नेगेटिव रोल मीडिया से उम्मीद नहीं की जाती। इस टाइम बहुत मुश्किल टाइम्स हैं, जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमारे डॉक्टर 14 महीने से जुटे हुए हैं, हमारी नर्सेज, और आप ही सोचिए कि पीपी पहन के जो 12-12 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, और ऐसा डिस्करेज करना मुझे लगता है ठीक बात नहीं है। एक शिकायत और आ रही है कि जो कोविड वार्ड्स हैं उसमें अटेंडेंट्स को आपने अलाउ किया है, लेकिन वो सिर्फ मास्क पहनकर जो है वो वार्ड्स के अंदर अवेलेबल हैं, वहाँ पर किसी तरह का पीपी किट वगैरह उनको नहीं दिया गया है। लेकिन जब उसी पेशेंट की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, तो जब उसको बॉडी रिसीव करानी होती है, तो उनके जो परिजन होते हैं उनको कहा जाता है कि आप पीपी किट्स पहनिए। ये एक बहुत धारणा जो है वो लोगों के अंदर पैदा हो रही है कि जब ट्रांसमिशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो वार्ड के अंदर अटेंडेंट होते हैं, उस समय किसी तरह की सावधानी नहीं बरती जा रही है और मौत के बाद उनको पीपी किट पहनाई जा रही है। ये पीपी किट एक चीज़ है और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एक चीज़ है। आज सबको समझ आ चुकी है कि नाक और मुंह के रास्ते ही वायरस निकलता भी है और वहाँ से अंदर जाता भी है। और ये जो हमारे अटेंडेंट्स हैं, ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी वरीड होते हैं, और फील गुड फैक्टर के लिए बीच में कभी कभी हम अटेंडेंट्स को जो बीमार व्यक्ति है बहुत ज़्यादा मिलना चाहे, आप ही सोचिए कि कोई अपने तकलीफ़ में हो और सगे संबंधी से मिलना चाहे, तो पूरी एसओपी का पालन करते हुए मास्क हमेशा पहन के, वो तो अटेंडेंट को भी पता है कि उसको अपने आप को कितना बचाना है, और जब उसने मास्क पहन के अटेंड किया और बाहर आया, हर अटेंडेंट को सलाह दी जाती है कि घर जाके साबुन पानी से अच्छे से नहा ले और कपड़े भी धो ले। पीपी किट पहनाने से कोई ऐसा जादू नहीं हो जाता कि इन्फेक्शन रुक जाता है, उसको पहन तो कोई भी सकता है। उतारने के लिए भी हमें इन सब अटेंडेंट्स को पूरी ट्रेनिंग देनी होगी, जिसको डॉफिंग बोलते हैं, और उतारते समय ही, क्यों जो अनट्रेंड अटेंडेंट्स हैं पीपी किट तो पहना देंगे, उतारते समय ही ज़्यादा ब्रीच हो जाता है और इन्फेक्शन का खतरा भी होता है। तो ये एक मुझे लगता है कि फिर फॉल्ट फाइंडिंग के ही हैं। और डेड बॉडी को जैसे आपने कहा, उसमें हमने देखा कि कुछ डेथ्स होती हैं जिसमें पेशेंट कोविड नेगेटिव हो चुका होता है, लेकिन डिजीज़ इतनी कर चुकी होती है तकलीफ़ की उनकी डेथ हो जाती है, डैमेज कर चुकी होती है लंग्स और सिस्टम को। लेकिन ज़्यादातर ये है कि डेथ ऐसी डेथ जो कोविड इन्फेक्शन के दौरान हुई, वो जो डेड बॉडी है बहुत वायरस शेड करती है। तो हमारे यहाँ थोड़ा जो भी डिजीज़्ड हो अनफॉर्चुनेटली, जिसकी डेथ हो गई, मुंह देखते हुए या उसके पास जाते हुए ऐसा थोड़ा व्यवहार हमारी जनता में, उस टाइम वो थोड़े परेशान होते हैं तो मिलना भी चाहते हैं अपने जो प्यारा उनके घर का इंसान गया होता है, तो उसमें वो ये इसलिए पीपी किट पहनाई जाती है कि भावनाओं से उत्तेजित होते हैं उस टाइम, तो वो जाके मिलने में और ना अपने आप को इन्फेक्ट कर लें। तो वो ज़्यादा समीप्य जो है डेड बॉडी के साथ, उससे काफ़ी रिसर्च ने बताया है कि बहुत इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनको पीपी किट दी जाती है। हॉस्पिटल में इस समय स्टाफ की काफ़ी शॉर्टेज जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ की बात करें, मेडिसिन डॉक्टर्स की बात करें, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की बात करें, तो उनकी काफ़ी सारी जो कमी है वो देखने को मिल रही है। आपने क्या कुछ अनुभव किया है कि कितनी कमी यहाँ पर दिख रही है और उनको भरने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा बड़ा चुनौती हो गई, उसके हिसाब से स्टाफ में पहले ही थोड़ी स्ट्रेंथ में कमी तो थी, अवेलेबल नहीं होता, बहुत मल्टीपल एडवर्टीजमेंट्स के बावजूद कई बार नहीं डॉक्टर्स अवेलेबल होते, तो लेकिन उस फिर भी
ये नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से कुछ फैसिलिटेशंस की गई, जिसमें 250 नर्सिस तो आज की डेट में हम 150 नर्सिस की और निकाल रहे हैं सिलेक्शन लिस्ट, और परसों भी हमने 100 नर्सें नियुक्त की थी। तो कोई प्रयास छोड़ा नहीं जा रहा। पिछले दिनों हमने 10 मेडिकल ऑफिसर एम्प्लॉय किया कि एकेडमिक अरेंजमेंट पे करना तो ज़्यादा चाहते थे, लेकिन अवेलेबल 10 ही थे। तो ऐसे ही जो भी पॉसिबल है वो करते जा रहे हैं। फास्ट रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, फास्ट इंस्टॉलेशंस हो रही हैं, फास्ट प्रोक्योरमेंट्स हो रही हैं। बहुत बड़ी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए चुनौती है, सरकार के लिए चुनौती है, हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए चुनौती है। और जनता को एक पॉजिटिव मोड में एक मुझे लगता है कि अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा, जिसमें वो हर टाइम किसी भी सिस्टम में अगर हम गलतियां ही ढूंढते रहें और ये ना देखें कि कितने लोग रोज़ यहाँ से 60-70 लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं ठीक होके, कैसे हमारा स्टाफ है अनथक प्रयास कर रहा है, क्या कैसे उनके सहकर्मी कईयों की डेथ्स भी हो गई, उन्होंने इन्फेक्शन भी, बाकी लोग फिर भी जुटे हुए हैं काम पे। तो बहुत सारी चीज़ें सराहनीय भी हैं सिस्टम में, और मेरे को लगता है कि अगर ऐसा पर्सपेक्टिव रखें तो वो बेहतर होगा। मेरे को शिकायत ये भी आ रही है कि जो कोविड वार्ड हैं वो सिर्फ नर्सिंग स्टाफ, पीजी डॉक्टर और रजिस्ट्रार डॉक्टर्स के ही सपुर्द जो है वो किया गया है। सीनियर डॉक्टर्स जो हैं, फैकल्टी के सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो कोविड वार्ड में विजिट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी एक नेगेटिविटी भी पैदा हो रही है और लोगों की जानें भी जो है जा रही हैं। ये बिल्कुल गलत है। हमारे रेजिडेंट्स पे ही हॉस्पिटल्स चलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। रेजिडेंट 12-12 घंटे की ड्यूटी दे नहीं, और जो सीनियर कंसल्टेंट्स हैं वो 5-5, 6-6 घंटे का राउंड कर रहे हैं मल्टीपल वार्ड्स में। उनकी बताई हुई SOPs, उनकी कंसल्टेशन में ये रेजिडेंट्स, उनकी निगरानी में ये रेजिडेंट्स काम कर रहे हैं। हमारे सीनियर कंसल्टेंट्स का नंबर कम होते हुए भी मैं कह सकती हूँ दावे के साथ कि किसी भी इंस्टीट्यूशन से ये ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन मैम फिर क्यों कल सेक्रेटरी हेल्थ जो है अटल, या फिर ये कुछ फियर है लोगों में कि एकदम इतनी मौतें होने लगी, वो बाहर नहीं घर से निकले, टेस्ट कम हुए हैं, लेकिन जितने टेस्ट हुए हैं 35% पॉजिटिविटी आपका कहने का मतलब कि जम्मू में टेस्टिंग कम हो रही है, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव के आए, तो आप जान जाएंगे कि एक भी वहाँ पे जो आया है शायद विरुलेंट स्ट्रेन है उस वजह से। और फिर जनता को देखना चाहिए कि रोज़ के 60-70 मरीज़ डिस्चार्ज भी हो रहे हैं ठीक होके। तो अगर नेगेटिव है तो कोई डिजीज़ प्रोसेस है, लेकिन आंकड़े ही बताते हैं कि कहाँ 125 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड थे। आज की रात हम 900 मरीज़ लेके यहाँ बैठे हुए हैं, सब ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, लोग डिस्चार्ज होके 60-70 रोज़ घर जा रहे हैं। तो हमारी सारी तैयारियाँ कहीं ऐसा ही सबसे बड़ी सुरक्षा